नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का RG मस्तीमन 9783 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज क्लास 9th के चैप्टर जीवों में विविधता के बतलाने जा रहा हूं, जो कि बायोलॉजी का है। अब देखिए, विविधता क्या होती है और विविधता की बात करें तो हर एक मानव के अंदर और कोई भी जीव हम जो देखते हैं किसी न किसी रूप में विविधता तो देखी ही जाती है, या रंग में हो, आकार में हो, खाने रहने, ये सभी में विविधता देखी जाती है। जो कि हम विविधता के बारे में कुछ डिफिनीशन लिख चुके हैं। कह रहा है हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये है क्या, हमारे जब भी हम देखते हैं तो चारों तरफ क्या हर एक प्रकार के जीव पाए जाते तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनका रंग आकार सभी के सभी विविधता अलग अलग देखने को मिलता है। यही तो विविधता है। अगर बात करें हम और आप तो क्या है, आप में एक अलग है, हम में आप। अगर लड़का और लड़की की बात कर ले तो उसका शरीर का रूपरेखा अलग दिखता है और हमारा क्या अलग दिखता है। इसी क्या है, ये विविधता ही तो है। अगर हम देख ले एक गाय और एक भैंस में तो देखते हैं दोनों का दूध देता है, उसमें की मात्रा अलग होता है। दूध में कोलेस्ट्रॉल सब ऐसे बहुत सारे ऊर्जा होती हैं, सो कि अलग अलग टाइप में होते हैं। और गाय में देखिए अलग होता है, भैंस में देखिए अलग होता है, उसका रंग भी अलग अलग। भले कुछ जीव में सिमिलर मिलते हैं, बल्कि कुछ जीव में सिमिलर नहीं मिलते हैं। जैसे मानव में देख लीजिए, मानव लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उनका रहन सहन खाने पीने की तरीका क्या है, सिमिलर है। उसी तरीक़ा से देखिए कुछ होता है जो कि ट्रांसजेंडर, आप जानते हैं, किन्नर क्या है, दिखता तो है पुरुष का ही लक्षण रहता है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आती है। उन बदलावों के कारण क्या दिखता है, उसमें कुछ बदलाव जो कि हम सब देख पाते हैं, जो कि महिला की तरह दिखाई देता है। चलिए, तो बोल रहे थे विविधता के बारे में, तो लिख लेते कुछ विविधता की पहचान। लिखिए, विविधता की पहचान। विविधता की पहचान देखिए, पहला हम कह सकते हैं रंग, उसके साथ साथ आकार के साथ साथ भोजन के अलावा भी आप लिख सकते हैं, भोजन के अलावा इसका रहने का तरीका, रहन सहन, ये भी अलग अलग दिखता है। इसके साथ रंग भी देख लिए, आकार भी देख लिए, भोजन भी देख लिए, रहन सहन भी देख लिए। इनके साथ साथ जो विविधता देखी जाती है, तो इसका विविधता अगर बात करें तो उम्र के आधार पर, उम्र आयु, एज, ये ना कहते हैं, ये इसका देखिए। जैसे अगर हम बात करें मक्खी देखें, मक्खी की अगर बात करें, मक्खी के जीवन काल बहुत ही कम होता है। लेकिन उसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं एक घोड़ा की बात करें, मानव की बात करें, तो इनका जीवन काल मक्खी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मक्खी के तुलना में मक्खी का कम होता है, और ये घोड़ा हो गया, मानव हो गया, इन सभी का जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। उसके अलावा देख लीजिए कुछ वृक्ष भी होता है। अगर बात करें हम वृक्ष की बात करें तो कुछ वृक्ष जो होते हैं 10,000 साल तक के जीवित रहते हैं। जैसे बरगद, देखिए क्या होता है, बरगद की अगर बात करें तो बहुत लंबा जीवन काल होता है। उसके साथ साथ और अगर बात कर ले हम, अगर समानता की देख ले तो विविधता में भी समानता की अगर बात करें तो समानता के बारे में हम जानेंगे। एक मिनट रुक जाइए। समानता देखिए, विविधता में समानता इस तरफ लिख सकते हैं, विविधता में समानता। देखिए ये समानता कैसी होती है, जैसे कि देखिए मानव तथा बंदर, ये दोनों में सिमिलर पाया जाता है।
मानव और बंदर दोनों की अगर बात करें तो ये सिमिलर पाया जाता है, दिखाई देता है जहाँ मानव है। जैसे देखिए, हम कैसे जानेंगे जो हम मानव है, हम बंदर से इनका कंपैरिजन करें तो बंदर क्या एक जानवर है। अगर बात करें सबसे मजबूत मांसपेशियों की तो हमारा ये जबड़ा ही होता है। जबड़े के ऊपर जो मांसपेशियाँ होती है मजबूत होती है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि उस समय व्यक्ति जो भी जानवर के रूप में था मनुष्य, उनका खाने पीने के लिए चबा चबा कर खाया जाता था। न कोई तकनीक नहीं था जो कि सिझाकर भूनकर खाते, और चिबाने के कारण हमारा जो ये जबड़ा का हड्डी जो है ये भी सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और हमारे मांसपेशियाँ की बात करें तो हमारे जो जबड़े का मांसपेशियाँ है वो सबसे अधिक मजबूत होता है। कारण क्योंकि हम किससे बिलोंग करते हैं? जानवर से। देखिए, हमारे नाखून जो है बार बार त्वचा पर पुरुष के बाल आता है, समझ में आ रहा है किस कारण? क्योंकि हम भी एक जानवर की प्रजाति है, क्योंकि बंदर की प्रजाति है। और इसकी बात करें, देखिए इसमें बतला दिए मानव तथा बंदर। उसके अलावा भी देख लीजिए जो समानताएं देखी जाती है, मानव ही है लेकिन क्या है, उसका रंग अलग हो गया, उसका रहन सहन की तरीका अलग हो गया। तो मानव में ही अगर बात कर ले हम, मानव में लड़का प्लस लड़का और किन्नर की बात कर ले, किन्नर की बात, तो ये क्या है तो पुरुष ही, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ गया, परिवर्तन आ गया, कुछ उसमें सेल का कमी आ गई या सेल बढ़ गया, जिस कारण से इसमें क्या हो, इसमें परिवर्तन हो गया। और उनका जो रूप था, रूप परिवर्तन होकर दूसरे रूप में बदल गया, और कुछ उनके अंदर हार्मोन ऐसे रिलीज होना शुरू हो गए जो कि हमसे तो समानता रखते थे, लेकिन थे हमारे ही जैसे, पुरुष ही थे, लेकिन उनका रहन सहन बदल गया। किस आधार? लड़की के तरफ हो गया, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, विविधता ही है। समानता है फिर भी विविधता है, जो कि आप देख चुके हैं, बतला दिया आपको ये विविधता। अगर विविधता की बात करें और की बात करें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्मदर्शी जीव की अगर बात करें, जो कि हम देख नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, ये भी सूक्ष्मदर्शी। देख पाते हैं क्या? जैसे कि हाथ में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, देख पाते नहीं, वो भी सूक्ष्म जीव है जो कि हम नहीं देख पाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव है जो सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। देखने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, एक नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है। तो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से तो कुछ जीवों को हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया को देख सकते हैं, लेकिन कुछ को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें तकनीक ज़्यादा रहता है, तब जाके हम उसे देख पाते हैं। तो हम बतला रहे थे क्योंकि विविधता बड़ी, अब विविधता तो जान चुके हैं, इतना चीज़ है जो कि हम बतला दिए। विविधता में समानता भी बतलाए, विविधता की पहचान भी बतला चुके हैं, और जो कि कितना वर्ष तक कौन सा वृक्ष रहता है वो भी बतला चुके हैं। अगर बात कर ले हम वर्गीकरण के, तो पहली मर्तबे वर्गीकरण का आधार रखा गया क्या? जल, स्थल और वायु, ये तीन रखा गया। और ये जो तीन जगहों पर रखे जाने वाले रखे थे, इनका नाम था अरस्तु। जो कि अरस्तु जो थे, इन्होंने ही रखे थे तीनों के नाम, जो कि जल, स्थल, वायु के नाम, वायु पर रहता है अरस्तु। यही वैज्ञानिक थे जो कि पहली मर्तबे वर्गीकरण किए थे, जो कि अरस्तु थे। जीव पहले जल, स्थल, वायु, इन्होंने सीधी सी कह दिए जो भी जीव जल में रहता है, जलीय जीव, जल में रहने वाला, पहला छांट दिए जल में रहेगा सारा जलीय जीव हो ही रहेगा। दूसरा छांट दिए जो भी स्थल पर है, स्थल भाई, तो कभी कभी तो आदमी तो पानी में छपर करने जाता है, मतलब तो आदमी जलीय जीव होगा ना। उसी तरह स्थल पर, क्या स्थल पर देखिए इनका थॉट कहाँ गलती होता है, हम आपको बतलाएंगे, प्रूफ देंगे। देखिए उसके बाद क्या, स्थल पर जो भी जीव जंतु स्थल पर रहेगा स्थलीय जीव कहलाएगा। उसके बाद वायु, जो भी वायु में रहेगा वो कहलाएगा वायु बोला जी। ये अरस्तु जी का कहना था तीन जगह पर। लेकिन आप बतलाइए इसमें जल में क्या, हर एक मछली में देखिए
मछली कई प्रकार की, ऑक्टोपस, व्हेल, उसके बाद हम बात कर ले स्टारफिश, ये सभी के सभी मछली तो है, लेकिन इनमें रंग, आकार के साथ रहन सहन, भोजन सभी का अलग अलग हो जाता है। इस आधार पर हम नहीं कह सकते जो सभी के सभी जल में जो इतना भी जीव रहेगा सारा के सारा जलीय जीव, लेकिन क्योंकि एक ही कैटेगरी की आएगा, नहीं, एक ही अंतर्गत नहीं आएगा, इनका भी आकार, रंग, उसके अंदर गुण अलग अलग होगा, तो इसको हम अलग कर देंगे। तो इस पहला आधार पर इनका गलत हो गया। जैसे अगर बात कर ले हम, मेढक जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा, और क्या, जल स्थल मिट्टी के अंदर भी रहते हैं, तीनों जगह पर रहता है ना, जल में भी रहेगा, स्थल पर भी रहेगा, और धरती के अंदर भी रह जाएगा। तो ये तीनों चीज, तो पहला यहाँ जो कि मेढक को भयचर कहते हैं, तो पहला खत्म हो गया। जो कि यहाँ उसी तरीका से सर्प को देख लीजिए, जगह कहते हैं ढोरवा सांप, कहते हैं, वो क्या है, जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। क्या तो जलीय, ढोरवा सांप जलीय जीव होगा नहीं ना, बस। तो यहाँ पर यह इनका पहले थी खत्म हो गया। अब स्थल पर बतलाइए, क्या भैंस निहाती है, क्या भैंस जलीय जीव होगा? नहीं, वो तो निहाने गई फिर चली आई, स्थल पर ही रह रही, तो जल में भी गई, स्थल। मानव क्या नदी में नहाने चल जाता है, गंगा जी में, ऐसे करके बहुत सारा बगल में भी नदी रहता है, उसमें नहीं आता, तो क्या मानव भी पर हो गया जलीय जीव? नहीं ना, क्योंकि स्थल पर भी रह रहे, जल में भी जा रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में जल में जा रहे हैं ना, गए, तो क्या वो जलीय जीव कहलाएगा? नहीं जी, वो स्थलीय जीव कहलाएगा। जैसे सांप बतलाया ना हम आपको, सीधी सी उदाहरण, सब छोड़ दीजिए, सांप को देखिए, क्या सांप जलीय जीव है? जल में ही रहता है, वो जल स्थल दोनों पर रहता है, तो नहीं कह सकते ना। दूसरा कॉन्सेप्ट में भी इनका मात खा गया, गलती हो गया। उसके बाद वायु समझिए, वायु में क्या कोई भी पक्षी हर समय वायु में ही रहता है? क्या स्थल पर नहीं उतरता है? जब वायु में ही रहेगा तो क्या क्या खाएगा बतलाइए? हर एक चीज़ वायु से मिल जाएगा क्या? ये बड़का चिल है, बाज है, जो हर एक जीव को ऊपरे से ऊपरे उड़ा के ले जाएगा? कभी न कभी जीव भी, कोई भी पक्षी है जो वायु में उड़ता है, अस्थाई तो होना ही पड़ेगा। नीचे तो आता ही, उड़ के उड़ेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे दाना चुभेगा, फिर उड़ेगा। यहाँ पर भी इनका भी गलत हो। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है जो कि सही रूप में और सही ढंग से वर्गीकरण के बारे में बतलाते हैं, कैरोलस लिनियस, जिनको पहली मर्तबे वर्गीकरण का, यानी कि फादर ऑफ वर्गीकरण, यानी कि विविधता के बारे में बताया, जीवों में विविधता के बारे में पहली मर्तबे बताया। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को लिखेगा, वर्गीकरण का पिता लिखेगा यहाँ, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है क्या? वर्गीकरण का पिता, कैरोलस लिनियस को, लिनियस। और इन्होंने पहली बार जो खोज किए थे 1778 में। कब? 1778 में कैरोलस लिनियस कब? 1778 में, ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद करें हम, बात कर ले तो इनका कई आधार, अगर बात करें तो इनका आधार 4 था। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा साफ कर दे, फिर लिखते हैं। देखिए, तो चलिए हम बतला रहे थे, कैरोलस लिनियस जी क्या किए थे? 1778 में इन्होंने पहला मर्तबे खोज किए, और खोज करने के बाद इनको बाद ये कहा गया वर्गीकरण का जनक, यानी कि फादर, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो कि 18। और इन्होंने टेक्सोनॉमी नामक प्रयोग किया था, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। और अगर बात करें हम, जैसे कि हम बतलाए, कैरोलस लिनियस जी भी वर्गीकरण इनका ही सिद्ध हुआ। इससे पहले अरस्तु जी किए थे। अरस्तु 3 भाग में किए थे, पहला जल, स्थल और वायु।
ये 3 भाग में किए। जल में तो बता दिया, स्थल में आपको एक और जोड़ सकती हैं, जैसे कि हम ढोरबा सांप बतलाए आपको। ढोरबा सांप के अलावा आप मेढक देख लीजिए, मेढक आपको बेहतर है, आपको बतलाए थे। तो ये स्थल पर भी रहता है, बेसी करके स्थल पर देखिएगा, फिर बारिश आएगा तब चला जाएगा। और इनके अनुसार देख लीजिए, कैरोलस लीनियस के कैरोलस लीनियस जो वर्गीकरण के बारे में बतलाए हैं, तो देखिए इनके अनुसार है संघ, वर्ग, वंश, जाति। आप चार्ट से पढ़िए, बेहतर समझ में आएगा, एकदम फटाफट नोट बनाकर और लिखते चलिए। अब वर्गीकरण के बारे में भी और हम दूसरे टर्म में भी लिख दिए हैं जो वर्गीकरण का डिफिनीशन। तो कैरोलस लीनियस कुल कितने भागों में वर्गीकरण किए? 4 भाग में, जो कि देख सकते हैं संघ, वर्ग, वंश, जाति। संघ, वर्ग, वंश, जाति, कुल कितने? संघ, वर्ग, वंश, जाति। ख्याल हुआ? गुंजा ख्याल हो? संघ, वर्ग, वंश, जाति। वाह, संघ, वर्ग, वंश, जाति किन्होंने किए? कौन? कैरोलस लीनियस। कितने भाग में? 4 भाग में। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। चलिए, अच्छी बात है, याद हो गया। तो अब उसके बाद भी क्या किया गया, इनमें कुछ और बातें को ऐड कर दिया गया, कहने का मतलब जोड़ दिया गया। तो देखिए, इसमें संघ तो था ही, देखिए संघ है तो संघ जोड़ दिया गया, वर्ग है तो यहाँ वर्ग भी है। उसके बाद वर्ग के साथ साथ आप देख सकते हैं, वर्ग के साथ साथ है गण। गण भी, गण एक आया, गण नया। कुल देखिए, कुल के बाद आदि देखिए, कुल 1 2 नया जुटा। उसके बाद वंश देखिए, वंश इसमें है, वंश इसमें भी है, आ गया, यानी कि 3 को सिमिलर मिल गया। जाति की देख लीजिए, जाति है, जाति देखिए इसमें टोटल है 6 ठो, 2 3 4 5 और 6, देखिए 6। तो जाति की बात करें तो जाति भी आ गया। तो टोटल 4 के 4 बातें वही अरस्तु जी जो बोले, कैरोलस लीनियस साहब जो बोले, वही चारों के चारों बात है। लेकिन इसमें 2 बातें ऐसे जो थे जो कि जोड़ दिया गया। एक जोड़ा गया गण, गण के बाद एक जोड़ा गया कुल। गण और कुल 2 शब्द जोड़ के टोटल अन्य शब्द में 6 शब्द, 6 गो बातें जोड़ के बतला दिए। जी हाँ, संघ भी होगा, इसका एक वर्ग भी होगा, इसका एक गण भी होगा, इसका कुल भी होगा, वंश भी होगा, जाति भी होगी। लेकिन कैरोलस लीनियस फादर कहा जाता है इनको, क्यों? क्योंकि देखिए इन्हीं आधारों पर आगे बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन मेन इन्हीं को माना जाता है, जो कि संघ, वर्ग, वंश, जाति। बोलिए, संघ, वर्ग, वंश, जाति। क्लियर है? ये है। और आप देख सकते हैं वर्गीकरण के बारे में दूसरा डिफिनीशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सही ढंग से और कर्मानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, जैविक नामकरण तथा उनसे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। कि हम आपको लिख दे, दोनों 2 तरीका से लिख दिया आपको, दोनों में से जो बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर ले तो और है भी है, जो कि आप देख लीजिए अन्य में क्या 6 गो बातें जो जुड़ी हुई थी। 6 के बाद और देखते हैं आगे हमें। तो हम बतला रहे थे, क्योंकि वर्गीकरण हम बतलाए, पहले किन के बारे में बतलाए? पहले बतलाए अरस्तु, जो कि उन्होंने बतलाया। अरस्तु के बाद आया कैरोलस लीनियस, और पूर्ण रूपेण माना गया जो किस रूप में वर्गीकरण किया जाएगा और वर्गीकरण का जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस बतला दिए। इसके बाद कुछ अन्य शब्द भी जो रख गया, कैरोलस लीनियस जी ने 4 बातें कही थी, उन 4 बातें में 2 बात और जोड़ दिया गया, टोटल 6 बातें हुआ अन्य में। और उसके अलावा भी हम बात करें, उसी में अलग बांटने की बात किया जाए तो बांटा है। तो देखिए वर्गीकरण का अन्य भी और कर दिया गया है, उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश, उपजाति। वही है, देखिए संघ है, वर्ग है, वंश है, जाति है, बात वही है, संघ, वर्ग, वंश, जाति वही है। लेकिन सब में क्या जोड़ दिया गया? उप लगा दिया गया और अन्य कर दिया गया उप, यानी कि उप मतलब उसके अलावा अलग अलग। तो ये उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश, उपजाति
ख्याल करके रखिएगा। और किस में बांटा गया था? उपसंग, उपवर्ग, उपवंश, उपजाति। उपसंग, उपवर्ग, उपवंश, उपजाति। देख लीजिए, उपसंग, उपवर्ग, उपवंश, उपजाति। क्लियर? आप कह रहे हैं सारे पौधे कवक के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पौधे होते हैं कवक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है सभी हरे पौधे में। तो ये कह रहे सारे पौधे कवक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वर्गीकरण, क्या? वर्गीकरण कोशिका की प्राकृतिक से होती है। देखिए, जैसी कोशिका की प्राकृतिक अलग अलग, प्राकृतिक कहने का मतलब है उसका बनावट पहले से कैसा बना। जैसे देखिए, लीवर के लिए एक अलग लीवर कोशिका बना है, लीवर के बाद किडनी, हार्ट, आँख, सभी के सभी मसल क्या है? कोशिका से ही तो मिलकर बना है। और ये सभी जब मिलकर बना है तो अलग अलग ही है। तो इसके बारे में इसका कार्य भी अलग है, हृदय है और सारे ऐसे भी है जो कि अलग अलग है, जो कि बतला रहे हैं। आप रुक जाइए एक मिनट। तो हम क्या बतला, समझिए। तो ये अलग अलग कार्य जो करता है ना, सारा के सारा अलग कार्य करता है। देखिए, हार्ट का क्या काम? सिर्फ ब्लड का पंपिंग करना, ब्लड का। देखिए, हमारा जो किडनी क्या है? किडनी यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को अब छान कर अलग करने के। हम इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर वे में वहाँ पर हम समझा पाएंगे। अब उसके बाद क्या? कोशिका प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, बतलाइए कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये इसमें झिल्ली रहती है। ये क्या आता है? झिल्ली रहती है। उसके बाद इसी प्रोकैरियोटिक में झिल्ली के साथ साथ, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली के साथ साथ इसमें जो होता है जो कि क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक तथा झिल्ली सेल नहीं होता है। क्या? सॉरी, बतला रहे थे, केंद्रक तथा झिल्ली सेल नहीं होता है। ये जो झिल्ली है से केंद्रक, क्या कहेंगे? केंद्रक ये नहीं पाया जाता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक और झिल्ली जो है सो नहीं पाया जाता है। अगर बात करें हम यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर बात करें तो पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिका पाए जाते हैं। क्या? देख सुन सकते, पूर्ण विकसित केंद्रक। इसमें जो केंद्रक का जो रहता है ना, केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। केंद्रक जो पूर्ण विकसित रहता है उसके साथ साथ झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है। देखिए, ये है यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक क्या कहेंगे? केंद्रक विकसित केंद्रक विकसित रहता है और झिल्ली पाई जाती है। क्या? झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या? झिल्ली युक्त कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली और केंद्रक नहीं रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो केंद्रक विकसित रहता है जो कि बेहतर रूप मैच्योर्ड रहता है। झिल्ली की बात करें, झिल्ली युक्त कोशिका इसमें पाई जाती है। देखिए, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाई जाती है, केंद्रक नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है, विकसित रहता है, झिल्ली युक्त कोशिका रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। यही, और इसके बारे में बतला दे, प्रोकैरियोटिक कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में नोट करते रहिए आप। तो हम बतला रहे थे, जो कि आप देख लीजिए। देखिए, जीवन विविधता ही पढ़ा रहे। देखिए, ये हमारा चैनल का नाम है @मस्तीमैन 9783। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको उपलब्ध करा देंगे, बेहतर से बेहतर सरल वे में समझ पाइएगा आप। इसी अंतर के चलते दोनों प्रकार के जीवों में जैव रासायनिक प्रक्रिया में
भिन्नता होती है। क्यों? देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में क्या ना कोशिका झिल्ली था ना केंद्रक था, और इसे अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली भी था और कोशिका झिल्ली भी था और केंद्रक जो था विकसित था यूकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई भी समस्या नहीं। तो इन सभी को देखते हुए इन सभी के लिए ही प्रयोग का इसी अंतरों के चलते दोनों प्रकार के जीवों के जैव रासायनिक क्रियाओं में भिन्नता होती है, क्योंकि उसकी बनावट इसकी बनावट दोनों का रहन सहन अलग अलग हो जाती है। तो ये भी वर्गीकरण कर रहे हैं हम, जीवों में विविधता आ रहा है। अब देखिए कोशिका संरचना में इसका असर पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज चेंज है, किसी में तो है सब चीज है, किसी में है ही नहीं, तो इसमें कोशिका संरचना में भी असर पड़ता है, ठीक से बनने में भी उतना बेहतर नहीं हो पाता है, इसीलिए कहा गया है कोशिकीय संरचना में इसका असर पड़ता है। अब कह रहा है प्रोकैरियोटिक जीवों की संरचना सरल होती है। क्या? जो भी प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसमें ना झिल्ली है ना केंद्रक है ही नहीं है, तो इसकी संरचना क्या होगी? जटिल होगी। क्या? सर क्योंकि आप देखिए सरल जटिल समझिए, अगर आपको एक जगह 4-5 प्रकार के पेन दे दिया जाए, 4-5 प्रकार के पेन में 4-5 प्रकार के इतना पैकेट एकदम मोजरा दे दे, इतना सा नहीं, आप बतलाइए उसमें निकालना दिक्कत होगा। लाल ब्लू हरा एकदम हर एक प्रकार के कलर के मिल जाए, एकदम जितना समझ सकते हैं आप समझ लीजिए, उतना प्रकार के अगर पेन मिल जाए, आप उसमें छांटने में समय लगेगा, दिक्कत होगा, आपको आंख भी दर्द करेगा, हाथ भी दर्द करेगा। लेकिन अगर आपको एक साथ एक मोजरी में दे दिया जाए एक के प्रकार के कलम, सब ब्लू है तो ब्लू दे दिए, सब रेड है तो रेड दे दिया, तो क्या इस पर क्या बेसी असर पड़ेगा? नहीं ना। तो इसीलिए कहा गया है प्रोकैरियोटिक जीवों की संरचना सरल होती है, क्योंकि इसमें न क्या है, न केंद्रक विकसित है न कोशिका झिल्ली है, काम खत्म है। दूसरा करें यूकैरियोटिक जीव सरल से जटिल होती है। सरल से जटिल कहने का मतलब इसमें तो क्या है, केंद्रक भी है विकसित है और झिल्ली भी है, तो ये सरल से क्या है जटिल की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए कलम देखने में एक मोजरा क्या अच्छा लगता है, जहाँ कितना लाल पीला हरियर लग रहा है, लेकिन वही कलम को जब आपको कहे बाबू इसी में से छांट के निकालो तो दिक्कत होता है। जैसे आप समझिए सिक्का 1 के ले लीजिए, 2 के ले लीजिए, 5 के ले लीजिए, 10 के ले लीजिए, एक बोरा दे दे, देखने में छितरा देगा तो कितना बढ़िया, ओहो मजा आएगा। लेकिन क्या कहेगा इनमें से चुन एक टकिया अलग कर, 2 टकिया अलग कर, 5 टकिया अलग कर, क्या उसमें देखिए बताइए कितना समस्या होगा। तो ये क्या यही तो कर रहा है, यूकैरियोटिक जीव सरल से जटिल होती है। अब देखिए जीवों में कोशिकाओं का समूह रहता है, बात सही है। ये जितना हमारा शरीर देख सकते हैं, हाथ आँख गोड़ पैर लीवर किडनी फेफड़ा जितना भी है, सारा के सारा क्या है कोशिकाओं से बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जो हमारा शरीर कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है। और इसके बाद हमारा अलग अलग ऑर्गन होता है, तो अलग अलग कार्य करता है। जैसे लीवर के लिए अलग होगा, किडनी के लिए अलग होगा, फेफड़ा के लिए अलग होगा, आँख के लिए अलग है, हाथ का जो इसमें जो भी है सेल कोशिका है सो अलग अलग है। अब देखिए सेल समझने का मतलब सेल मत समझ लीजिएगा बैटरी के, वो सेल नहीं है, वो बैटरी नहीं समझना है हमको, हमें समझना है हाथ में जो कोशिका है ये बना हुआ है, चमड़ी है जो कि मांस कहते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा दिखने में लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। इसी तरीके से हम और सारे वीडियो लाते रहेंगे।